हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग यूपीएससी सीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट को कवर कर रहे हैं, तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया उसका नाम है द डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का क्या बैकग्राउंड रहा, उसके पहले कन्वेक्शन करंट सेल थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ऑफ हैरी हेस, ये क्या है, ओशियन फ्लोर की मैपिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात करते हैं तो एक लाइन हमेशा आपको ध्यान रखना है, द पोस्ट वॉर पीरियड एडेड न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओशियन फ्लोर मैपिंग, जो मैंने फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिख रखी है। अब ये पोस्ट वॉर का मतलब क्या है, तो इसको मैं आपको 5 मिनट में एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर समझाने की कोशिश कर देता हूँ। भाई क्या हुआ, देखो आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, दो लोगों के, दो कंट्रीज के बीच में हुआ था। किसके बीच में होता, एक साइड था जर्मनी, दूसरी साइड था फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह। वर्ल्ड वॉर 1 जो था, मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड वॉर 1 की बात। इसमें जर्मनी की देखा जाए तो हार हो चुकी थी। जर्मनी की जब हार हुई थी तो जर्मनी से पूछा गया कि आपने जो इतना नुकसान कर दिया है, जो इतना ज़्यादा नुकसान मचाया, इतने लोगों को मारा पीटा, इतनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स नुकसान कर दिया, इतनी मैन और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। तो उसके लिए जर्मनी पे बहुत सारे क्या लगा दिए गए, सैंक्शंस लगा दिए गए। सैंक्शंस लगा दिए गए, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए गए। इसको बोला अब आप किस्त के रूप में पैसा भरो, प्लस इसको बोल दिया गया कि नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव नो आर्मी। अब आप आर्मी नहीं रख सकते, नेवी नहीं रख सकते और एयरफोर्स भी नहीं रख सकते, ना ही आप एयरफोर्स रख सकते हो। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी हमें दिखाई दी तो अब हम आपको कंप्लीटली क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब वर्ल्ड वॉर 1 तो हुआ था, कब ओवर हुआ था, 1914 से 1919 तक चला था, राइट। अब उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में भी पार्टिसिपेट करता, और वो कब स्टार्ट हो गया था, 1939 में। तो ऐसा क्या हुआ, 20 सालों के बीच में जर्मनी इन सबसे कैसे उभर के आया, और उसने कैसे आर्मी बना दी, कैसे नेवी बना दी, और कैसे दोबारा एयरफोर्स को फॉर्म कर लिया, जब उस पर तो सैंक्शंस लगा दिए गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो भाई जब हिटलर पावर में आना शुरू हुआ तो हिटलर को एक चीज़ समझ में आई कि भाई हमारे ऊपर सैंक्शंस है कि कोई भी चीज़ सरफेस पे नहीं दिखना चाहिए। उस समय का टाइम था जब नेवी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, नेवी के ही थ्रू पूरी दुनिया पर रूल किया जाता था, जहाज़ों से सैनिकों को लाया ले जाया जाता था। अब हिटलर ने बोला कि अगर हम लोग कोई ऐसा जहाज बनाएंगे जो लड़ाने में सक्षम होगा, और अगर वो सरफेस पे दिखा गया तो ब्रिटेन और फ्रांस हमारी चढ़ाई कर देंगे। तो हिटलर ने एक न्यू इन्वेंशन किया जिसका नाम उसने दिया यू बोट। उसने किसकी खोज कर ली, यू बोट की। यू बोट का मतलब है प्रेजेंट डे जिसको हम क्या बोलते हैं, सबमरीन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबमरीन। अब ये जो सबमरीन थी, क्या ये सरफेस पे किसी को दिखाई देगी, उस समय ये कंसेप्ट कंप्लीटली न्यू था, न्यू फॉर एवरीवन। सबमरीन्स कहाँ चलती है, तो आप बोलोगे अंडर वाटर। वो कहाँ रहती है, तो आप बोलोगे अंडर वाटर, पानी के अंदर रहती है। क्या किसी को दिखाई देने वाली चीज़ थी, आंसर इज नो। अगर सबमरीन्स पानी के अंदर रहेगी, पानी के अंदर चलेगी, तो किसी को दिखाई नहीं देगी। वो कितने भी नंबर्स में बना सकता है बिल्कुल, लेकिन सबमरीन्स चलती है पानी के अंदर, और पानी के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो पानी के अंदर सबमरीन्स क्या यूज़ करती है, तो आप बोलोगे सोनार वेव्स। बिल्कुल, सोनार वेव्स के थ्रू चलती है। वो वेव्स फेंकती है, वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है, और उनको पता चलता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है। अगर आपको सोनार वेव यूज करना है, सबमरीन को चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हमें किसकी स्टडी करना पड़ेगी, ओशियन फ्लोर की। हमें किसकी स्टडी करना पड़ेगी, ओशियन फ्लोर की। और ओशियन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन या उसकी मैपिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओशियन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, भाई ओशियन फ्लोर पे भी माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, क्या ओशियन फ्लोर फ्लैट है, अगर नहीं है तो ऑब्स्टेकल कहाँ है और क्यों है, क्योंकि हमें तो वहाँ पे क्या चलाना है, सबमरीन चलाना है। तो जब पोस्ट वॉर हुआ तो उसके बाद क्या हुई, स्टडीज होना शुरू हुई, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वॉर स्टडीज। और उसके कारण एक कंसेप्ट फॉर्म में आया जिसका नाम क्या था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। क्या आया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ समथिंग, करंट मतलब यहाँ पर है मैग्मा, और थ्योरी मतलब थ्योरी दी गई। कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बाद ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमने पिछले लेक्चर में समझी थी, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी किसने थी, आर्थर होम्स ने दी थी। वो किसके बारे में बात करता है, ही टॉक्स अबाउट कन्वेक्शन करंट सेल्स। अब ये कन्वेक्शन करंट सेल्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। भाई यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई ठीक है, एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर आ जाती है मेंटल, और मेंटल के बाद क्या आ जाता है, कोर, आउटर कोर, इनर कोर। अभी उस फंडे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब उसने बोला जो मेंटल है, मेंटल में क्या है, तो आप लोगों ने बोला मैग्मा। मैग्मा है, बिल्कुल है। अब जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा है, ये जो मेंटल के अंदर क्या है, तो आप लोगों ने बोला क्या है, मैग्मा।
अभी मैग्मा है, मैग्मा का प्रेशर कैसा रहता है, वेरी हाई प्रेशर में रहता है मैग्मा, ठीक है। अब जो मैग्मा है उसका प्रेशर काफ़ी हाई है, तो मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, बिल्कुल प्रेशर हाई है और लेकिन क्रस्ट ने उसको रोक रखा है। ये जो ऊपर मेरी क्रस्ट है इसने उसको क्या कर रखा है, रोक रखा है। तो मेंटल कहाँ आने की कोशिश करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आएगा तो क्रस्ट उसको रोक देगा। तो अब मेंटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखना ध्यान से, अगर मान लो पंखा है, पंखा हवा नीचे फेंकता है, बिल्कुल पंखा कोई हवा बनाने का कारखाना नहीं है, वो पंखा जो है हवा ऊपर से नीचे फेंकता है। अब वो नीचे जाती है, जमीन में टकराती है और दो पार्ट में बढ़ती है, फिर पंखा उसको खींचता है, फिर फेंकता है। ये क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूअस एक सेल चला रहा है। तो बिल्कुल कन्वेक्शन करंट सेल थ्योरी भी बिल्कुल इसी टाइप से, मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है। हो सकता है वो क्रस्ट को थोड़ा सा ब्रेक कर दे, लेकिन जैसे ही ब्रेक करेगा तो ऊपर उसको क्या मिल जाएगा, हो सकता है ऊपर वाटर हो और वाटर के कारण वापस मैग्मा जम जाएगा, तो यहाँ से फिर रास्ता बंद हो जाएगा उसका। और अगर रास्ता बंद हो गया तो मैग्मा अपनी तरफ से डायरेक्शन से मुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं हवा ऊपर मारूंगा या मैग्मा ऊपर जाएगा, ऊपर तो ढक्कन है क्रस्ट नाम का, अगर वो उसको पार नहीं कर पाया तो मैग्मा कुछ इधर मुड़ जाएगा और कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो जो दो डायरेक्शन में मुड़ गया, फिर घूमा, फिर वापस कहाँ आया, ऐसा। तो ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा, यहाँ मुड़ा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर आने लग गया। तो ये पूरा उसने क्या बना दिया, तो आप बोलोगे एक सेल। सेल कैसा है, सेल में कैसा मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे सेल ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो बोला कन्वेक्शन करंट सेल। क्या बोला, कन्वेक्शन करंट सेल। कन्वेक्शन मतलब वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो कन्वेक्शन करंट सेल के बारे में कौन बात करता है, आर्थर होम्स। तो वो क्या बोलता है, उसने बताया कि क्रस्ट पे कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव करते हैं। तो आर्थर होम्स बताता है इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट सेल। मैग्मा राइज करता है और जब मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। अब क्रस्ट जो है वो किसके ऊपर रखी हुई है, तो आप लोग बोलोगे मैग्मा के ऊपर रखी हुई है। क्रस्ट जो है मेरी वो किसके ऊपर रखी हुई है, मैग्मा के ऊपर रखी हुई है। अगर नीचे का मैग्मा मूव करेगा तो क्रस्ट भी मूव करेगी और जिसके कारण क्या होंगे, कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर क्या करेंगे, मूव करेंगे। यही पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट सेल। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट सेल ऑफ आर्थर होम्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी बिल्कुल। ही टॉक्स अबाउट कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। अब जो कन्वेक्शन करंट सेल था, बस इसने तो इतना ही बताया। अभी जो कन्वेक्शन करंट सेल है इसको किसने यूज़ किया, इसको यूज़ किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हैरी हेस ने। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देने के पहले हमको एक बार पता होना चाहिए कि सी फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि सी का फ्लोर आखिर दिखाई कैसा देता है। क्या सी का फ्लोर एकदम फ्लैट है? भाई पहले तो यही माना जाता था बिफोर पोस्ट वॉर स्टडीज़, जब पोस्ट वॉर में सबमरीन चलाई गई तब पता चला कि नहीं, ओशन फ्लोर फ्लैट नहीं है। ओशन फ्लोर इज ऑल्सो फुल ऑफ रिलीफ फीचर। ओशन फ्लोर में भी माउंटेन्स है, ओशन फ्लोर्स में भी प्लेन्स है, ओशन फ्लोर के अंदर भी प्लेटूज है, ओशन फ्लोर के अंदर माउंटेन रेंजेस भी हैं, ओशन फ्लोर से आइलैंड भी बनते हैं और ओशन फ्लोर पे वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। तो क्या पता चला गया, ओशन फ्लोर वाज आल्सो फुल ऑफ रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन रेंजेस, डीप ट्रेंचेस, वहाँ पर भी गहरी खाइयाँ, एंड मिड ओशनिक रिजेस जिसको हम माउंटेन रेंजेस ऑफ ओशन भी बोल सकते हैं। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ओशन फ्लोर है क्या और वो कैसे बना हुआ है। तो भाई जो ओशन फ्लोर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पहले मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूं। ओशन फ्लोर के बारे में मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाने की कोशिश करता हूं। भाई देखो, सबसे पहले हमारा क्या रहता है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब अपलिफ्टेड पार्ट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ये कॉन्टिनेंट है। मतलब ऊपर उठा हुआ पार्ट है जो पानी से ऊपर है। अब मान लो यहाँ से पानी स्टार्ट हो गया, ओके, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, ओशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। ओशन का सरफेस है, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे ही आपने एक कदम रखा और आप सीधे ओशन सरफेस पे चले जाते, बॉटम में चले जाते, कि नहीं, गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। तो जैसे यहाँ पर आप आए, अब देखो गहराई धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ से गहराई अचानक बढ़ेगी और फिर आप कहाँ पहुँच गए, ओशन के फ्लोर पे। ओशन के फ्लोर पे गए, कई जगह वहाँ बहुत गहरे गड्ढे भी आते हैं, कई जगह ओशन फ्लोर पे माउंटेन भी आते हैं, कई जगह प्लेटूज भी आते हैं, राइट। ऐसे ओशन फ्लोर जो है हमारा वो चलता रहता है, राइट। और अगर कोई माउंटेन इतना ज़्यादा ऊंचा है कि वो वाटर के ऊपर आ गया तो वो हमको किस फॉर्म में दिखाई देता है, आइलैंड के फॉर्म में, क्योंकि वो ऊपर दिखाई देगा। अब ध्यान से देखना, ये जो मेरा कॉन्टिनेंट था ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, मेरा कॉन्टिनेंट थोड़ी दूर तक और गया। वो किस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट तक गया बिल्कुल। तो इधर वाला जो पोर्शन है ये पूरा किसका पार्ट है, कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और इसके बाद जो है वो ओशन का फ्लोर है, राइट। तो कॉन्टिनेंट क्या एब्रप्टली खत्म हुआ, आंसर इज नो। कॉन्टिनेंट पहले धीरे धीरे उसका क्या हुआ, डेप्थ बढ़ना शुरू हुई, बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअल डेप्थ थी। अब ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, कौन सा वाला बता रहा हूँ मैं, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके इधर इधर जो पानी है, यहाँ पर क्या होता होगा, तो आप बोलते होगे भाई यहाँ पे तो सनलाइट भी आती होगी, क्योंकि हर जगह याद रखना
सनलाइट सिर्फ पानी में कहाँ तक जाती है, अप टू 200 मीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूरे ओशन के बॉटम में सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती। सनलाइट सिर्फ कहाँ तक जाती है, अप टू 200 मीटर डेप्थ। सनलाइट जहाँ जाती है उस एरिया को हम बोलते हैं फोटिक जोन। क्या बोलते हैं हम उस एरिया को, फोटिक जोन। फोटिक मतलब वहाँ तक सनलाइट आती है। अगर सनलाइट आएगी तो प्लांट्स हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, आंसर इज यस। लेकिन जमीन होना जरूरी है, प्लांट्स हवा में तो होंगे नहीं ना, पानी में नहीं होंगे। इस पोर्शन में प्लांट्स होंगे क्या, आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे जमीन नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर पानी भरा है लेकिन ये नीचे क्या मिल रही है आपको, जमीन भी मिल रही है, सनलाइट भी है, जमीन भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे प्लांट्स होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर इस एरिया में प्लांट्स हो गए, प्लांट्स हो जाएंगे तो प्लांट्स को खाने के लिए छोटी छोटी क्या आएंगी, अगर मान लो प्लांट्स हो गए तो प्लांट्स को खाने के लिए क्या आना शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग बोलोगे छोटी छोटी मछलियाँ, फिशेस। छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आने लगेंगी, और बड़ी मछलियाँ भी सारी की सारी कहाँ रहेंगी, हमारे लैंडमास के पास, कॉन्टिनेंट के काफ़ी पास ही रहेंगी। तो ये जो एरिया है जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, ये जो एरिया है जहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये जो एरिया है जहाँ पर प्लांट्स होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं इस पोर्शन को हम लोग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ क्यों बोलते हैं, एक सेकेंड रुकना, ओ इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लोप कैसा एकदम ग्रेजुअल है, गहराई धीरे धीरे बढ़ रही है, सारी मछलियाँ, सारी मरीन लाइफ फॉर्म यहीं पर इस पोर्शन में हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वहाँ प्लांट्स हैं, मरीन लाइफ है, अगर वो सारी की सारी चीज़ें यहीं रह रही हैं तो उनकी डेथ भी यहीं होगी बिल्कुल। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमको क्या देखने के मिलते हैं, फॉसिल्स। तो सारे के सारे फॉसिल्स कहाँ रहते हैं, तो आप लोग बोलोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो देख लिया, अब इस लाइन के बाद क्या, इस लाइन के बाद अचानक से स्लोप बढ़ रहा है, तो इस एरिया को बोलते हैं, ये पार्ट किसका है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंट का ही है, क्योंकि कॉन्टिनेंट यहाँ तक चल रहा है इस पॉइंट तक। अब जो ये वाला पार्ट है जहाँ पर स्लोप अचानक से बढ़ा, अब ग्रेजुअल नहीं है, स्टीप स्लोप आ गया, तो इसको हमने बोला कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोला हमने इसको, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कि अब कॉन्टिनेंट पे स्लोप अचानक से आ गया है। अभी ध्यान देना, क्या कॉन्टिनेंटल स्लोप पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, नहीं, क्योंकि अब वहाँ सनलाइट नहीं आ रही है। स्लोप भी बहुत स्टीप है, एकदम खड़े पहाड़ पे तो हमको कॉन्टिनेंट पे भी प्लांट्स नहीं देखने के लिए मिलते। स्लोप काफ़ी स्टीप है, क्या फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, अगर कोई मछली यहाँ से मर गई तो यहाँ टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्लोप बहुत स्टीप है। क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंटल स्लोप पे क्या है, तो आप बोलोगे स्टीप स्लोप है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इस पर गिरेगी तो वो आखिरी में कहाँ कलेक्ट हो जाएगी, तो आप बोलोगे इस पोर्शन में हो जाएगी, यहाँ पर इकट्ठी। हाँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, और इस पोर्शन पे जहाँ से कॉन्टिनेंट की शुरुआत होती है, कॉन्टिनेंट बढ़ना शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज। तो ध्यान से समझो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड राइज। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और राइज है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। की किसकी मार्जिन है, कॉन्टिनेंट की मार्जिन है। इसके बाद कॉन्टिनेंट खत्म और ओशन फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, एकदम ईजी है। ये मैंने क्या बनाया, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने क्या बनाया, ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए ड्रॉ किया है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ईजी है सारी चीज़ें। अब जल्दी से हम हमारी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, जल्दी से अब हमारी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, फिर 2 मिनट और रुकते हैं। अब भाई ये तो मैंने कॉन्टिनेंट का पिक्चर बना दिया। अब जैसे ही मैं इस पोर्शन पे आया, कौन से पोर्शन पे आया, ये येलो वाली जो लाइन में खींच रहा हूँ, अब जैसे ही मैं यहाँ आया, अब ये मैं कहाँ आ गया, तो आप बोलोगे सर अब आप डीप ओशन फ्लोर पे चले गए हो, डीप सी प्लेन्स पे चले गए। ये पोर्शन पानी के अंदर है, क्योंकि इसके बाद तो पानी है। अब आप काफ़ी गहराई में चले गए हो, 3 से 5 किलोमीटर गहराई में चले गए हो। अब आप प्लेन एरिया में चले गए हो, लेकिन अंडर वाटर प्लेन एरिया में गए हो, तो इसको बोला जाता है डीप सी प्लेन्स। क्या बोला जाता है, डीप सी प्लेन्स, DSP। DSP मतलब डीप सी प्लेन। एक और उसका नाम रहता है, या फिर उसको बोला जाता है एबिसल प्लेन्स। क्या बोला जाता है, एबिसल प्लेन्स। मतलब ये प्लेन एरिया है, लेकिन कहाँ है, अंडर सी वाटर। अब देखो, यहाँ तो प्लेन एरिया था, फिर अचानक से बहुत गहरा गड्ढा आ गया। ये अचानक से बहुत गहरा गड्ढा आ गया, तो इसको क्या बोला जाता है, बहुत गहरी खाइयों को जो पानी के अंदर है, उनको बोला जाता है ट्रेंचेस। क्या बोला जाता है, ट्रेंचेस। फिर प्लेन आ गए, फिर ये क्या आ गए, मैंने बोला फिर आ गए मेरे DSP, डीप सी प्लेन या फिर एबिसल प्लेन। फिर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अपन इसको माउंटेन ही बोलेंगे, लेकिन पानी के अंदर है तो क्या बोलेंगे, सी माउंट। क्या बोलेंगे, सी माउंट। पानी के अंदर है माउंटेन तो बोलेंगे सी माउंट।
अब ये प्लेटू दिखाई दे रहा है, माउंटेन विद अ फ्लैट टॉप इज प्लेटू, माउंटेन विद अ फ्लैट टॉप इज प्लेटू, पर इसको प्लेटू नहीं बोलेंगे, इसको सी के अंदर है इसलिए इसका नाम बदल देंगे, इसको बोलेंगे ग्योट। क्या बोलेंगे? ग्योट। अब एक और माउंटेन है पानी के अंदर, एक और माउंटेन है ये पानी के अंदर, लेकिन इतना ऊंचा है कि ये पानी के बाहर भी आ गया है। तो अगर आप इसको यहाँ पर, अगर आपका जहाज खड़ा हुआ है और आप इसको यहाँ से देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये लाइक एन आइलैंड। तो ये आपको किसके जैसा दिखाई देगा? आइलैंड के जैसा दिखाई देगा। एक्चुअली इट वाज अ सी माउंटेन, पर ये इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया कि ये पानी के भी बाहर आ गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइलैंड, क्योंकि हमको वो किसके जैसा दिखाई देगा? आइलैंड के जैसा दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया? ओशियन फ्लोर का कन्फिगरेशन। ईजी है, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। मैं हट जाता हूँ, ठीक है। अब हम जल्दी से हमारी स्लाइड्स की तरफ आ जाते हैं और देख लेते हैं उसको कलर पिक्चर में कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने बनाया है ओशियन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखो जल्दी से। अब ये पोर्शन कौन सा है? तो मैंने बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या ज़्यादा गहराई दिख रही है? नहीं। यहाँ पर फिशेज़ होंगी, स्लोप ग्रेजुअल है, फोटिक जोन है, सनलाइट आ रहा है, फिशेज़ होंगी, प्लांट्स होंगे, बड़ी मछलियाँ भी होंगी, सारी की सारी कोस्ट के पास होंगी। तो सारी चीज़ें होंगी, और अगर उनकी डेथ होगी तो वो भी कहाँ मिलेंगी हमको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे? तो आप लोग बोलोगे फॉसिल्स। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे? फॉसिल्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ये वाला पोर्शन कौन सा आ जाता है? तो आप लोग बोलोगे ये कौन सा पोर्शन आ गया? स्लोप। ये कौन सा पोर्शन आ गया? कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद ये जो लास्ट में यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है जहाँ से कॉन्टिनेंट की शुरुआत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉन्टिनेंटल राइज। तो ध्यान रहेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और राइज तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर शेल्फ पे फॉसिल मिलेंगे, स्लोप पे फॉसिल नहीं मिलेंगे, राइज पे फॉसिल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इतनी ज़्यादा डेप्थ में। तो शेल्फ, स्लोप और राइज मैंने आपको बता दिया। फिर पानी के अंदर चलते हैं। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? पानी के अंदर सी माउंटेन। ये दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल पानी के अंदर माउंटेन बना हुआ है, इसलिए उसको हमने क्या बोला? सी माउंट। अब अगर माउंटेन है उसका टॉप जो है वो फ्लैट है तो हमने उसको क्या बोलेंगे? ग्योट। ग्योट मतलब इट्स लाइक अ प्लेटू इन वाटर। अगर कोई माउंटेन इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया कि ये हमको कैसा दिखाई देगा? तो आप बोलोगे आइलैंड। ये किसके जैसा दिखाई देगा? आइलैंड के जैसा, क्योंकि पानी के ऊपर आ गया है। कई बार आइलैंड से वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक आइलैंड। और वो कहाँ से रहता है? पानी के अंदर से। अब एक मैंने वर्ड लिखा रखा है मिड ओशनिक रिज, उसको अभी अपन समझते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। अभी समझते हैं 5 मिनट से। अभी इसको होल्ड पे डालो। ये जो बहुत गहरा गड्ढा, गहरे गड्ढे को मैं क्या बोलता हूँ? खाइयों को ट्रेंचेस। और यहाँ पर फिर उन्होंने स्लोप और शेल्फ के बारे में बताने की कोशिश की है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम बता दिया है। अब आप हो सकता है ऐसा डायग्राम आप ड्रॉ ना कर पाओ, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इसका एक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम ईजी है, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स शेल्फ, स्लोप एंड राइज। ठीक है। एबिसल प्लेन मतलब जो वाटर के अंदर जो प्लेन्स है, जिसको हम डीप सी प्लेन्स भी बोलते हैं, उसका नाम ही एबिसल प्लेन है। गहरे गड्ढों को बोलते हैं ट्रेंचेस, माउंटेन को बोलते हैं सी माउंट। ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से 3D में बता रखा है। अब ये डायग्राम तो हमने समझ लिया, बहुत समझ लिया। अब हम चलते हैं हमारी एक थ्योरी की तरफ जिसका नाम है क्या? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? उसका नाम है हैरी हेस। क्या नाम है उसका? हैरी हेस। हैरी हैस प्रपोज द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या है। वो क्या बताना चाहती है कि सी का जो फ्लोर है वो क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। जो सी का जो फ्लोर है वो क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है। सी का फ्लोर स्प्रेड कर कैसे रहा है उसको अपन फिर से एक बार जल्दी से चल के ब्लैंक स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भाई जो क्रस्ट होता है 2 पार्ट में होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो होता है काफ़ी थिन होता है, 3 to 5 किलोमीटर क्या होता है? थिन होता है। तो भाई मान लो ये मैंने बताया ये क्या है? मेरा ओशनिक क्रस्ट। ये मेरा क्या है? ओशनिक क्रस्ट। ठीक है। ओशनिक क्रस्ट के नीचे क्या है? तो आपने बोला मैग्मा। ओशनिक क्रस्ट के नीचे क्या है? मैग्मा। मैग्मा का प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर में है वो काफ़ी। तो मैग्मा ऊपर जाने की कोशिश करता है, राइट? मैग्मा ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब जब मैग्मा ऊपर जाएगा तो वो फोर्स लगाएगा किस पे? ओशनिक क्रस्ट के ऊपर। और जब वो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो हो सकता है वो ओशनिक क्रस्ट को क्या कर दे? ब्रेक कर दे। वो हो सकता है क्या कर दे? ओशनिक क्रस्ट को क्या कर दे? वो ब्रेक कर दे। बिल्कुल। जब ये मैग्मा ऊपर आएगा तो हो सकता है वो ओशनिक क्रस्ट को ब्रेक कर दे, लेकिन ऊपर क्या भरा हुआ है? ओशनिक क्रस्ट के पानी। अब जैसे ये मैग्मा ऊपर आएगा, ऊपर आते से ये क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा सॉलिडिफाई बिल्कुल। और इसका रास्ता भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर मैग्मा इधर मुड़ जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर वापस इधर आ जाएगा। और ये कौन सा सेल बनाएगा? कन्वेक्शन करंट सेल बना देगा। हम लोग पहले भी देख चुके हैं मैग्मा को। मैं और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है?
ऐसे ही बनाएगा सेल, हाँ बिल्कुल इसी टाइप से सेल बनाएगा। अब जैसे ही मैग्मा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन मैग्मा जब इधर मूव करेगा तो ये प्लेट को इधर मूव कराएगा और ये वाली ओशनिक प्लेट को इधर मूव कराना शुरू कर देगा। तो अब ओशन क्या हो रहा है, पहले वो चिपका हुआ था, अब मैग्मा के कारण वो दूर जाना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना, फिर से देखना, मैग्मा ऊपर आया, ऊपर आके सॉलिडिफाई हो गया, क्योंकि ऊपर क्या था, वाटर था, ऊपर क्या था, वाटर था। अब मैग्मा और ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच उसकी यहाँ गई इस डायरेक्शन में और एक ब्रांच उसकी यहाँ गई इस डायरेक्शन में। अब जब दोनों ब्रांचेस नीचे से मैग्मा मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओशन की जो प्लेट है वो तो मैग्मा के ऊपर है, तो वो भी क्या हो जाएगी, मूव करना शुरू कर देगी अलग अलग पार्ट में, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो ये क्या होना शुरू हो गया, ओशन फ्लोर में क्या होना शुरू हो गया, स्प्रेडिंग शुरू हो गई। अब अगर ओशन फ्लोर में स्प्रेडिंग शुरू हो गई, अब जब ओशन फ्लोर दूर जाएगी तो और मैग्मा बाहर आ जाएगा और ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ओशन फ्लोर दूर होगा तो मैग्मा फिर बाहर आएगा, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, लेकिन वो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्लेस पर क्या हो रहा है, ये वाली जो प्लेस है, ये वाली जो प्लेस है, इस पे क्या हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे क्रिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ व्हाट, क्रिएशन ऑफ ओशनिक फ्लोर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओशनिक फ्लोर का क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। और ये जो प्लेसेस है जहाँ पर ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इन प्लेसेस को हम बोलते हैं मिड ओशनिक रीजेस। क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। अब अगर कहीं पर ओशन फ्लोर का क्रिएशन हो रहा है तो फिर तो हमारे अर्थ का वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ओशन फ्लोर बन रहा है, पर अर्थ का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। व्हाट डज इट मीन्स कि अगर इसका कहीं ना कहीं क्रिएशन हो रहा है तो इस ओशन प्लेट का कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होगा। तो मान लो एक ओशन प्लेट ये थी और दूसरी ओशन प्लेट यहाँ पर बिल्कुल इससे ऐसी सटी हुई थी, ठीक है, ये दूसरी ओशन प्लेट थी। तो क्या हुआ, जब दो ओशन प्लेट आपस में टकराई तो एक जो भारी थी वो नीचे चली गई, और नीचे कहाँ चली गई, वो वापस कहाँ चली गई, मैग्मा के पास में, मतलब मेंटल में चली गई। और जैसे ये मेंटल में जाएगी तो ये क्या कर जाएगी, तो आप बोलोगे मेल्ट कर जाएगी। और मेल्ट कर जाएगी तो हो सकता है वो इस प्लेट को बाहर आके क्या करे, वॉल्केनिक इरप्शन भी कर दे, वो वापस क्या कर दे, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन कर दे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, क्या बताई मैंने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में बात बताई मैंने। अब इसको जल्दी से अपन अपने 3D डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। तो 3D डायग्राम में ध्यान से देखो कैसा दिया हुआ मैंने क्या बताया भाई, मैग्मा कहाँ से आता है, तो हमने बोला मेंटल से। मेंटल मतलब जिसको हम बोलते हैं अपर मेंटल, उसको एक और नाम होता है उसका एस्थीनोस्फीयर। यहाँ से क्या आता है, मेंटल हमारा बाहर आता है, सॉरी लावा हमारा बाहर आता है, ये बाहर आया लावा, ये क्या है, लावा बाहर आया, मैग्मा जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर पानी भरा हुआ है तो आते से ही वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर मैग्मा इधर मूव करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है। तो जब वो दो साइड मूव करेगा तो ओशन प्लेट भी आपस में दूर जाएगी, सी फ्लोर स्प्रेड होगा, तो ये ओशनिक प्लेट एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो जहाँ पर मैग्मा बाहर आता है इस प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रीजेस। बिल्कुल। अब मैंने बताया अर्थ का वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होगा। तो ये जो प्लेसेस है यहाँ पर देखो, ये दूसरी ओशनिक प्लेट थी, ये एक प्लेट थी, तो ये वाली प्लेट अंदर चली गई, क्यों, क्योंकि ये भारी थी। कौन सी प्लेट अंदर जाती है, जो भारी होती है। तो उस प्लेसेस को जहाँ पर ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। और यहीं पर एक ये गहरी खाई सी दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ये गहरी खाई सी बन रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच। तो जो ट्रेंचेस रहती है वहाँ पर क्या होता है, सबडक्शन का काम होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब जब ये प्लेट अंदर चली गई तो ऑलरेडी मैग्मा अंदर बहुत हाई प्रेशर में था, ऊपर से एक प्लेट और आ गई तो वो तुरंत क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होकर वॉल्केनिक इरप्शन करेगी, और हो सकता है वो क्या बना दे, आइलैंड्स भी फॉर्म कर दे। अगर इतना ज़्यादा इरप्शन हुआ कि सरफेस के ऊपर आ गया तो आइलैंड भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये कौन सी थ्योरी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमको कुछ लाइंस लिखना है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से ही। हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ ली हैं उसी के थ्रू हम कुछ चीज़ों को कंक्लूड इजीली किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस, ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस। अब मिड ओशनिक रीजेस क्या है उसको जल्दी से अपन ब्लैंक स्लाइड पे देखते हैं। भाई ध्यान से देखना, ये ओशनिक प्लेट थी, यहाँ से मैग्मा राइज कर रहा था, यही हो रहा था, हाँ यहाँ से मैग्मा क्या कर रहा था, मेरा राइज कर रहा था। ये कन्वेक्शन करंट सेल चल रहा था। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये प्लेट इधर मूव करेगी, ये प्लेट इधर मूव करेगी, सी फ्लोर में स्प्रेडिंग होगी। सबसे पहले यहाँ पर लावा आ जाएगा बाहर, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि लावा विस्कस होता है, इजीली फ्लो नहीं करता है। लेकिन ये प्लेट तो दूर जाती जाएगी तो धीरे धीरे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता जाएगा, इस टाइप से बनता जाएगा, बिल्कुल है ना। अब अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस, places equidistant from mid oceanic ridges have same rocks,
सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड सेम एज। ये मैंने क्या बोला कि भाई मैंने बोला मान लो 2 रॉक्स लेता हूं मैं, एक ये वाला माउंटेन लेता हूं, ठीक है, 3rd नंबर का 1 2 3 1 2 3। अब मैंने बोला ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों एक ही साथ बनी होंगी, हाँ, मिड ओशियनिक रिज पे। आज ये एक दूसरे से दूर हो गई, भाई आज ये जो दोनों है जिसको 2 मार्क्स कर रहा हूं, ये एक साथ बनी है, एक साथ लावा बाहर आया, तो इनकी एज तो सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है क्योंकि एक ही लावा से बनी है। लेकिन कुछ हजारों सालों में ये भी दूर दूर जाती जाएंगी, और दूर जाती जाएंगी तो इनकी हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ इरोजन। तो ये बनी एक ही समय पे है, तो इनके जो रॉक्स हैं उनकी एज कैसी है, तो आप बोलोगे सेम एज है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, तो आप बोलोगे सेम है। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी है, तो आप बोलोगे सेम है। सो ऑल अलोंग द mid oceanic ridge, rocks equidistant on either side of the mid oceanic ridge have same age, chemical properties, magnetic properties and chemical composition। फिर यहां पर क्या होता है, तो आपने बोला भाई यहां पर क्या होता है, तो आपने बोला यहां पर हो जाता है सबडक्शन। यहां पर क्या हो जाता है, सबडक्शन। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो मिड ओशियनिक रिज है, वहां पर हो रहा है ओशियन फ्लोर का क्रिएशन, यहां पर हो रहा है ओशियन फ्लोर का डिस्ट्रक्शन मतलब सबडक्शन, और फिर वो मैग्मा में आके फिर वापस एक समय मिड ओशियनिक रिज पे आ जाएगी। तो ये बार बार क्या हो रहा है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये पूरी की पूरी साइकिल को क्या बोला जाता है, इस साइकिल को बोला जाता है विल्सन साइकिल। क्या बोला जाता है, विल्सन साइकिल, क्योंकि ओशियन फ्लोर बार बार क्रिएट होता है, बार बार डिस्ट्रॉय होता है, जिसके कारण ओशियन फ्लोर की एज कहीं पर भी 200 मिलियन ईयर्स एगो से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। भाई अगर मैं बात करूं पहले कॉन्टिनेंट बनाया ओशियन फ्लोर, आंसर इज ओशियन फ्लोर। अगर ओशियन फ्लोर पहले बनाए तो वो कॉन्टिनेंट से पुराना होना चाहिए, लेकिन ओशियन फ्लोर बार बार क्या करता है, इमर्ज करता है फिर डिस्ट्रक्ट होता है, इमर्ज करता है डिस्ट्रक्ट होता है, तो बार बार वो विल्सन साइकिल में चलता है। तो उसकी एज कहीं पर भी 200 मिलियन ईयर्स एगो से पुरानी हमको नहीं मिलती है। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्टिनेंट है, जो ओशियन फ्लोर के बाद में आए हैं, वो हमको कई जगह कितने पुराने देखने को मिलते हैं, 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये चीज़ समझ में आई सबको, बिल्कुल। अब ये डायग्राम को देखते हुए मैं सारी लाइंस को प्रपोज करूं मेरी, तो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना। ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन, बिल्कुल, क्योंकि मिड ओशियनिक रिज पे क्या आता है, लावा ऊपर आता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन तो होगा, दैट ब्रिंग्स लावा टू द सरफेस। मिड ओशियनिक रिज पे ही ओशियन फ्लोर का क्या होता है, क्रिएशन। अब रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियनिक रिज शो सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब उनकी एज सेम है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम है। सबसे ज़्यादा यंगेस्ट रॉक्स कहाँ मिलेंगे, भाई सबसे ज़्यादा यंगेस्ट रॉक वहाँ मिलेंगे जहाँ उनका क्रिएशन हुआ। अभी मिड ओशियनिक रिज पे तो रॉक्स का क्रिएशन हुआ ही है, तो रॉक्स क्लोजर टू मिड ओशियनिक रिज, जो मिड ओशियनिक रिज के पास है, वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट हैं, और जो सबडक्शन जोन पे वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो बूढ़े हो गए हैं, वो नीचे जाने वाले। सो रॉक्स क्लोजर टू मिड ओशियनिक रिज आर यंगेस्ट, और इससे जितना दूर जाते जाओगे, सबडक्शन जोन के जितना पास जाओगे, रॉक्स की एज उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। मैंने क्या बताया, ओशियन के जो रॉक्स हैं उनकी एज काफ़ी कम है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, क्योंकि कॉन्टिनेंट के रॉक्स कभी सबडक्ट नहीं करते हैं, ओशियन का फ्लोर बार बार सबडक्ट करता है, उसके रॉक्स बार बार सबडक्ट करते हैं, बार बार ऊपर आते हैं, जो विल्सन साइकिल चलाते हैं, तो जिसके कारण ओशियनिक क्रस्ट के जो रॉक्स है वो मच यंगर है, किससे, कॉन्टिनेंटल रॉक्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशियन क्रस्ट इज नो वेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जो मैंने आपको बताया, वाइल द कॉन्टिनेंटल रॉक्स फॉर्मेशन आर एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स कभी भी सबडक्ट नहीं करते हैं। ओशियन फ्लोर में विल्सन साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक्स वाइल मिड ओशियनिक रिजेस हैव शैलो फोकस अर्थक्वेक। ये मैंने आपको बिल्कुल बताया। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, बहुत बेहतरीन डायग्राम दिए हुए हैं, ये मुझे पहले याद ही नहीं आया। देखो क्या हो रहा है, ये लावा ऊपर आ रहा है, ब्लैक पेन से बनाता हूँ, लावा क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, फिर ये मुड़ गया लावा दोनों तरफ, जिसके कारण प्लेट मूव करने लग गई दो साइडों में, और यहाँ पर ये क्या बन गया मेरा, यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, तो आप बोलोगे मिड ओशियनिक रिज। एक प्लेट इधर मूव करेगी, एक प्लेट इधर मूव करेगी, क्यों, क्योंकि मेंटल इसी टाइप से इसको मूव कराएगा, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है इस प्लेस पे, ध्यान से देखो, इस प्लेट पे क्या हो रहा है, सबडक्शन, और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट करेगी तो वो क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, और क्या बना देगी, वॉल्केनिक आइलैंड्स वगैरह भी फॉर्म कर देगी। तो ये डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। ये कन्वेक्शन करंट सेल कैसे ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। हमें सपोर्ट करने का यही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोगों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।